हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉरेंज बल्ब। हालांकि लॉरेंज बल्ब को हम लोग जो चुंबकीय बल्ब के बारे में पढ़ लिया है उसको लॉरेंज बल्ब भी कह दिया जाता है। हालांकि लॉरेंज बल्ब जो होता है वो विद्युत और चुंबकीय बल्ब का संयुक्त रूप होता है और हम लोग जो है धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके मापन का फार्मूला पढ़ेंगे, जो बायोट एंड सेवर्ट नामक के दो वैज्ञानिकों ने दिया था और बताया था हम उसका मापन कैसे करेंगे। फिर हम लोग विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पता करने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं। हमारी जो हेडिंग है वो बायोट एंड सेवर्ट लॉरेंज बल्ब है। लॉरेंज बल्ब लॉरेंज फोर्स ठीक। तो लॉरेंज बल्ब जो होता है मतलब जब आवेशित कण ऐसे माध्यम से होकर गुजरे, मतलब कोई आवेशित कण ऐसे माध्यम से होकर गुजरे जहाँ विद्युत क्षेत्र भी हो चुंबकीय क्षेत्र भी हो, तो उस आवेशित कण पे दो फोर्स लगते हैं, विद्युत बल भी लगता है, चुंबकीय बल लगता है। दोनों बलों का संयुक्त रूप को ही हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। इसी बात को लिख लिया जाए कि जब किसी आवेशित कण को ऐसे माध्यम से गुजारा जाता है, ऐसे माध्यम से गुजारा जाता है जहाँ पर विद्युत और चुंबकीय बल दोनों उपस्थित हों, यानी चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हों। तो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र जब दोनों उपस्थित होंगे तो कण पर जो है दोनों बल लगते हैं। कौन? वैद्युत बल विद्युत क्षेत्र के कारण लगेगा और चुंबकीय बल जो है चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगेगा। तो ऐसे माध्यम से गुजारा जाता है जहाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं। तो कण पर विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों लगते हैं, तो संयुक्त रूप से इन दोनों बलों को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल तो लॉरेंज बल मतलब विद्युत बल, चुंबकीय बल। ये जो है QE है और ये जो होता है ये। भौतिकी में किसी कण का पथ सरल रेखीय होगा। एक चीज इसमें और है, भौतिकी में किसी
कण का पथ सरल रेखीय होगा यदि इस पे लगने वाला फोर्स ये 0, क्योंकि ये हमेशा लंबवत लगता है, उसे वृत्तीय मार्ग पे घुमा देगा। ठीक, या ये हो सकता है कि कण जो है छेद के क्या करे, पैरेलल चले, तब भी फोर्स का मान 0 होता है। लॉरेंज बल की दिशा भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। लॉरेंज बल की दिशा भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। ठीक, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, कुछ बातें हैं जो कॉन्सेप्ट वाली हैं, उसे नोट में लिख लिया जाता है। चलिए, अब ये है कि हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है वो होता है Q ऐसा हम लोग जानते हैं। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं QdV sin थीटा n कैप जो है फोर्स के डायरेक्शन में, क्योंकि दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल एक वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन जो होती है दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक, इसका मतलब ये दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक तरह से ये हम जान सकते हैं कि ये जो है परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होता है और ये जो है परपेंडिकुलर यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। अगर दो चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये डॉट v = 0 और ये शक्ति को बताता, या ये भी कह सकते हैं ये F × V जो होता है वो पावर को बताता है। आप जानते हैं पावर है ये। ठीक, तो यहाँ से क्या क्या चीज़ 0 हो सकता है, शक्ति मतलब पावर क्या होगा, 0, ये पावर होता है। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि होता है। कार्य 0 हो सकता है, यहाँ पे W कार्य 0 होगा। दूसरी चीज़ है काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन 0 होगा, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होंगे, 12 mv² कांस्टेंट होगा। तो
मतलब कहने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को चलाने में किया गया कार्य जो शून्य होता है, क्योंकि जो फोर्स होता है वो आवेश का जो विस्थापन होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। विस्थापन के क्या होता है, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एफ डॉट आर वेक्टर जो है हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब जैसे कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसमें कोई चार्ज अगर प्रवेश करता है, परपेंडिकुलर मान लीजिए प्रवेश करता है, तो एक सर्किल पर घूमता है। तो एक सर्किल पे हालांकि इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एक सर्किल पर घूमता है, अभी आगे में डिटेल पढ़ेंगे कि फोर्स हमेशा हमारे वेलोसिटी ऐसे मतलब ये है, मतलब विस्थापन इस डायरेक्शन में होता है, फोर्स हमेशा ऐसा लगेगा। आप देखेंगे उनके बीच 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। यानी कि कण जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन में विस्थापित होता है ना, तो आर वेक्टर इधर ही होता है, इसलिए विस्थापन और फोर्स के बीच हमेशा 90 डिग्री होता है, तो इसलिए कार जीरो होता है। इसका मतलब है कार जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, क्योंकि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट है, नियत है, नियत होती है। यानी कि हाफ mv² क्या होता है, नियत। ठीक, तो इसलिए v² भी नियत होगा, यानी कि v बराबर नियत, यानी कि चाल जो है नियत होगी। कांस्टेंट मतलब चाल क्या है, ठीक। तो शक्ति कार्य जीरो होते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। हर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो उसकी होती है वो चेंज होती है, फर्क है कि उसकी जो चाल होती है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि जो पथ उसका बनता है वो सर्कुलर बनता है। पथ कैसा बनता है, सर्कुलर बनता है। पथ कैसा बनता है, सर्कुलर बनता है। ठीक, अगर कोई चार्ज किसी फील्ड में अगर प्रवेश कराया जाता है तो उसमें जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर लगता है। तो अगर उसको लंबवत प्रवेश कराया जाता है तो क्या होता है कि वो एक सर्किल पे चलने लगता है। तो सर्किल पे जानते हैं ये सारी चीज़ें आती हैं। सर्किल पे वेलोसिटी तो चेंज होती रहती है, इसलिए एक्सेलरेट होता है, इसलिए फोर्स लगता है। वही चुंबकीय बल होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है सेंटर की ओर, लेकिन उसकी जो चाल होती, स्पीड होती, वो कांस्टेंट होती। और जब चाल कांस्टेंट होती है तो इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, मतलब किया गया कार्य भी जीरो होता है, यहाँ से पावर भी जीरो होता है। देखते हैं कि ये तो पावर है और ये पावर है, कार्य भी जीरो होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको आप dx/dt लिख सकते हैं। तो इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों को हम कह सकते हैं w/dt ना, ज़ीरो। तो w भी यहाँ से जीरो आ जाएगा जब पावर जीरो है, कार्य भी जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए,
चलिए अब शुरू करते हैं हम। धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मापन का फार्मूला, मतलब है कि उसके मैग्नीट्यूड को कैसे मापा जाएगा। तो चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बायो तथा सेवर्ट का नियम। तो बायो और सेवर्ट का जो नियम है वो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापन करता है। तीव्रता का मापन के लिए बायो और सेवर्ट ने एक नियम दिया था जिसको हम लोग बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक, तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम। इसमें लिखा जाता है बायोट, टी साइलेंट रहता है, सेवर्ट लॉज। बायो सेवर्ट्स लॉज के बजाय यहाँ पे सेवर्ट्स लॉज। तो बायोट नहीं होता है, बायोट नहीं होता, बायो पढ़ा जाता है, टी साइलेंट होता है, तो बायो सेवर्ट का नियम। तब जानते हैं कि गतिमान आवेश हो या धारावाही कोई चालक हो तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का मापन करने के लिए बायोट और सेवर्ट ने एक नियम दिया था जिसको हम लोग बायो सेवर्ट के नियम से जानते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि बायो सेवर्ट नियम बायो सेवर्ट नियम किसी धारावाही चालक के किसी धारावाही चालक के अल्पांश या लघुखंड कह सकते हैं कि लघुखंड, इसको हम कहते हैं अल्पांश, एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को व्यक्त करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को व्यक्त करता है। दिशा परिमाण को व्यक्त करता है। ठीक, तो बायो सेवर्ट नियम किसी धारावाही चालक के लघु खंड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिमाण को व्यक्त करता है, कि दिशा को व परिमाण को व्यक्त करता है। ठीक, तो इनके नियमानुसार नीचे लिखेंगे बायो तथा सेवर्ट के नियमानुसार बायो तथा सेवर्ट के नियमानुसार, हालांकि लॉ है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, किसी चालक खंड के कारण उत्पन्न किसी चालक खंड के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता असल में ये किसी चालक खंड के कारण होती है, तो इसलिए हम इसको बीवी से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर वेबर पर मीटर या टेस्ला होती है।
ठीक, अब जैसे का मतलब ये है कि जैसे एक धारावाही चालक है जिसमें I करंट बह रही है, तो बायो और सेवर्ट का जो नियम है वो किसी पूरे धारावाही चालक के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बताता है, बल्कि चालक के किसी खंड, किसी अल्पांश, इस बहुत छोटे अल्पांश, इस फाइनाइट स्मॉल जो एलिमेंट होता है, छोटा से छोटा एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए लागू होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर dB लिख लिया। अब जैसे कि ये एक धारावाही चालक है जिसमें I करंट बह रही हो, तो इसका एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, तो जो ये नियम वैलिड है एक छोटे से अल्पांश के लिए, जिसको हम लोग dl कहते हैं। क्या कहते हैं? dl। और उस dl के कारण जिसमें I करंट बह रही हो, r दूरी पर, यानी जिसका पोजीशन वेक्टर r है, पॉइंट P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है इस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ये बायो और सेवर्ट ने पूरे तार के कारण नहीं, किसी एक अल्पांश, उस चालक के किसी एक छोटे खंड, लघु अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित किसी पॉइंट P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके लिए एक फार्मूला दिया था, एक नियम दिया था, जो होता है dB बराबर μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपन r²। तो देखिए यहाँ पे dl जो है चालक खंड का अल्पांश है, चालक खंड का लघु खंड है, r जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है पॉइंट P, और I जो है इसमें करंट बह रही है। ठीक, तो इस नियम के अनुसार जो है dB बराबर μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपन r²। थीटा जो है वो करंट की डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर, मतलब है कि dl से P की जो दूरी होती है पोजीशन वेक्टर के बीच का कोण होता है। तो किताबों में हालांकि ऐसा बताया गया है कि जो dB होता है वो करंट के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि जितना अधिक इसमें करंट बहेगी उतना ही ज़्यादा इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। ऐसा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा भी था, क्या नाम है, और इसमें अपना निष्कर्ष दिया था। और दूसरी चीज़ ये जो dl के भी ये समानुपाती होता है। dl को अगर डबल कर दें तो तीव्रता भी डबल हो जाएगी, क्योंकि करंट डबल हो जाएगी। करंट का मैग्नीट्यूड जितना ये है इसका डबल कर देंगे तो दुगना हो जाएगा। दूसरी चीज़, उनके बीच का जो कोण है उसके साइन थीटा के समानुपाती होता है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये स्क्वायर लॉ का पालन करता है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वो स्क्वायर के हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर मिलाया जाए तो हमें मिलेगा I dl sin थीटा अपन r²। इसी को प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटा देते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जो लगाया गया है I dl sin थीटा r²। ये एक कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है, जहाँ पे μ0 जो होता है उसे हम लोग माध्यम की, कहने का मतलब निर्वात, चुंबकशीलता, परमियाबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकशीलता परमियाबिलिटी, मतलब जिस मीडियम में ये रखा गया है अगर वहाँ की निर्वात है तो उस माध्यम का चुंबकीय गुण होता है, इसे चुंबकशीलता कहा जाता है। जैसे इसके पहले आप लोगों ने साइलेंट नॉट पढ़ा था, जो माध्यम, ये क्या है, माध्यम का चुंबकशीलता थी तो वो माध्यम की विद्युतशीलता थी, परमिटिविटी थी। क्या थी? परमिटिविटी थी।
और ये क्या है, चुंबकशीलता। ठीक, तो एक माध्यम का चुंबकीय गुण है एक तरह से। म्यू नॉट क्या है, निर्वात का। म्यू नॉट निर्वात के लिए है, अगर कोई माध्यम है तो उसके लिए म्यू है। तो रिलेटिव चुंबकशीलता को म्यू आर कहें या के कहें तो यू म्यू बटे म्यू नॉट होता है ये। ठीक, तो ये चुंबकशीलता है, जैसे कि ये एक तरह से मापन करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कि उस मीडियम में जो करंट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उस मीडियम से कितने पारगमित होती है, पारगम्यता। यानी कि कोई मीडियम यहाँ होगा जिससे अधिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं पार कर जाएंगी, कोई मीडियम होगा जो पार नहीं करने देगा। तो मतलब उसकी पारगम्यता को बताता है कि कितनी फ्लक्स रेखाएं इस मीडियम से गुजर जाती हैं, कितनी नहीं गुजरती, कौन गुजरने देता है, कौन नहीं गुजरने देता, किसका म्यू ज़्यादा है, किसका म्यू कम है, कौन सा मीडियम का म्यू ज़्यादा है, कौन से मीडियम का कम है। वो इससे पता चलता है कि किस मीडियम से फ्लक्स रेखाएं गुजर जाएंगी, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं, और किससे नहीं गुजरेंगी, कौन सा ऐसा मीडियम है जो उनको अवशोषित कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता। तो हालांकि इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग आगे क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो जैसे वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था वैसे वो भी विद्युत की गुण था, और ये भी वही रोल ये भी यहाँ पे करता है। ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के लिए है, वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए है, वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए। फर्क यह है कि इसमें उसमें थोड़ा सा उल्टा रिएक्शन है। वो यहाँ पे ये इसके प्रोपोर्शनल है, जितना ये अधिक होगा इसका मान उतना ही अधिक होगा, और वहाँ पे क्या था कि ये उसके उल्टा था, यानी कि विद्युतशीलता का मान जितना अधिक होगा तो मीडियम में फोर्स का मान उतना कम हो जाएगा, क्षेत्र रेखाओं का मान उतना कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जितना अधिक ये होगा फ्लक्स रेखाओं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक, तो बायो-सेवर्ट का नियम किसी चालक खंड के एक छोटे से एलिमेंट के कारण होता है, एक चालक के किसी लघु खंड के कारण होता है, जो ये होता है। पूरे के लिए निकालना होगा तो बस इसी का लिमिट के हिसाब से इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि कहाँ जहाँ क्या क्या है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे dl है या डेल्टा l है, चालक खंड की लंबाई है, चालक खंड की लंबाई या चालक के किसी अल्पांश की लंबाई, या हम लिख सकते हैं चालक खंड की लंबाई। उसी तरह से I जो है वो चालक में धारा है, चालक में बहने वाली धारा है। स्मॉल r है, चालक खंड से बिंदु P की दूरी है। P की दूरी। उसी तरह से थीटा है, थीटा क्या बता रहा है कि चालक में बहने वाली धारा की दिशा
धारा की दिशा, चालक में धारा की दिशा तथा चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, बीच का ठीक। तो dl चालक खंड की लंबाई, चालक में धारा, चालक खंड से बिंदु P की दूरी, चालक खंड में धारा की दिशा तथा चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। तो उस कोण के साइन के समानुपाती होता है dv, यानी थीटा का मान जितना अधिक होगा साइन थीटा का मान भी अधिक होगा, कॉस थीटा का मान घटता है तो dv का मान भी अधिक होगा। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ है कि एंगल या इधर का लें या इधर का लें, दोनों के लिए सेम रिजल्ट आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ थीटा है तो यहाँ पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा होता है। अब जानते हैं आप साइन थीटा बराबर होता है साइन 180 माइनस थीटा। तो आप चाहे ऊपर वाला एंगल लें चाहे नीचे वाला एंगल लें, दोनों एंगल के लिए वो समान है, सेम रिजल्ट आता। ठीक, तो आप ये भी एंगल वहाँ पे रख सकते हैं और ये भी एंगल वहाँ पे रख सकते हैं, दोनों केस में मान समान आता है। तो ये था बायो सेवर्ट का नियम, जो उन्होंने किसी धारावाही चालक खंड के कारण किसी पिंड पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है उसकी मापन का उन्होंने फार्मूला दिया था, जो आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर में अपान 4 पाई जहाँ पे कांस्टेंट है ये होता है। डी भी हमने इसलिए लिया कि ये किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक, तो ये उन्होंने फार्मूला दिया था। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं इसके आगे, कुछ इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वेक्टर फॉर्म बहुत ज़रूरी है। ये तो इसका कौन सा फॉर्म हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, अदिश फॉर्म है। और चूंकि ये सदिश राशि है तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने से इसकी डायरेक्शन पता हो जाएगी, वेक्टर रूप। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म लिखने से पहले एक चीज लिख लेते हैं हम लोग, सॉरी, धारा अवयव। वेक्टर फॉर्म लिखने से पहले हम एक चीज लिख लेते हैं कि क्या चीज होता है, धारा अवयव किसे कहते हैं। धारा अवयव, इसी को हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं। ये एक सदिश राशि होता है। ठीक, इसकी आवश्यकता क्यों करें। हालांकि धारा और जो धारा होती है वो भी, और धारावाही अल्पांश, ये दोनों अदिश राशि भी होती है, लेकिन संयुक्त रूप से ये सदिश राशि की तरह व्यवहार करते हैं, जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। तो कहने का मतलब है किसी चालक, धारावाही चालक के किसी अल्पांश तथा उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल को धारा अवयव कहा जाता है। मतलब आइडियल को क्या कहा जाता है, धारा अवयव कहा जाता है। तो हम इसमें ये लिखेंगे कि धारा एक अदिश राशि है, धारा एक अदिश राशि है। धारा क्या है, एक अदिश राशि है। अल्पांश भी एक अदिश राशि है।
ये एक अदिश राशि है। अल्पांश और धारा दोनों एक अदिश राशि, परंतु संयुक्त रूप से धारावाही अल्पांश, परंतु संयुक्त रूप से धारावाही अल्पांश, इसको हम लोग आइडियल कहते हैं। ये क्या है? ये मतलब डियल वेक्टर है, लेंथ का, लंबाई का वेक्टर है। आइडियल क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। ये क्या होता है? सदिश राशि। ठीक, इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। इसकी दिशा क्या होती है? धारा की दिशा में होती है, और इसी को धारा अवयव भी कहा जाता है। आइडियल क्या है? ये धारा अवयव और एक सदिश राशि होती है। ठीक, अब हम उसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, बायो-सेवर्ट वेक्टर रूप में। वेक्टर रूप, अब जैसे क्या है, हमने जानते हैं कि dv बराबर हमारा अभी हम इसका अभी म्यू नॉट जो है, इसके बारे में अभी हम लोग लिखेंगे कि म्यू नॉट का मात्रक क्या है, बीमा क्या है, सब कुछ लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पे वहाँ पे लिखना चाहिए था कि म्यू नॉट लिखते निर्वात, जहाँ पे म्यू नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। सॉरी, आप लोग जो है सारी चीज़ लिखे थे तो नीचे ये भी लिख लेना। अभी जो नियम लिखे थे तो वहाँ पे लिख लेना म्यू नॉट से हम लोग निर्वात की क्या है? चुंबकशीलता। निर्वात की क्या है? चुंबकशीलता। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई एक समानुपाती नियतांक है, जहाँ पे म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं म्यू नॉट 4 पाई एक नियतांक है, एक नियम के नीचे, और म्यू नॉट जो है निर्वात की चुंबकशीलता है। हाँ, एक चीज़ और है कि इसकी जो वैल्यू है वो होती है म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर होती है, एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो अभी हम लोग म्यू नॉट का मात्रक की डिटेल बारे चर्चा करेंगे। हालांकि ये ला के नीचे आप लोग लिख लेना, वहाँ छूट गया था। हालांकि हम इसको नीचे बताते अभी, तो वही ये ज़्यादा अच्छा है। वहाँ लिख दीजिए म्यू नॉट अपान 4 पाई एक नियतांक है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, जो मीडियम का चुंबकीय गुण होता है, और म्यू नॉट 4 पाई का मान होता है -10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये म्यू नॉट का मात्रक है, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक होता नहीं है। ये कैलकुलेट वैल्यू इतनी होती है। ठीक, तो चलिए, ये जो था ये परिमाण है। अब देखिए परिमाण, इसको एक रूप में ऐसे लिखते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर एन कैप। जब परिमाण में एन कैप से गुणा कर दिया जाता है तो वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। जैसे हम कहें तो ये जो है इसको ऐसे लिखा जाता है एन कैप। जो एन कैप है वो उस राशि के डायरेक्शन में एकांक वेक्टर है, मतलब एकांक सदिश है, जो केवल दिशा बताता है।
तो ये परिमाण हो गया, ये दिशा, दिशा परिमाण मिलकर के क्या हो जाते हैं, वो वेक्टर हो जाती है। क्या हो जाती है वो राशि? वेक्टर हो जाती है। ठीक, तो उसी तरह से ये मैग्नीट्यूड हो गया और उसमें एकांक वेक्टर से हमने गुणा कर दिया तो वो क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। अब इसी एकांक वेक्टर का हमें वैल्यू रखना है। जैसे यहाँ पे एकांक वेक्टर का मतलब हो गया कि सदिश में हमें ए से उसके मैग्नीट्यूड से भाग देना। क्या करना? मैग्नीट्यूड से भाग देना। हालांकि इसको हम अभी डिटेल में लिखें, डायरेक्ट तो हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से एकांक वेक्टर जो होता है वो किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग देने से मिलता है। ऐसा वेक्टर में पढ़ चुके हो। ठीक, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, ये जैसे ये है, एक एलिमेंट है, चालक खंड है, डीएल है, इसमें करंट आई बह रही है। तो आई डीएल जो होता है वो एक सदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन ये है, जिसकी दिशा धारा की दिशा में होता है। और ये पोजीशन वेक्टर होता है P और ये है थीटा। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि ये एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, जिसको हम R कहते हैं। यहाँ पे आइडियल, तो आइडियल वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर क्या है, R है। ठीक, तो आइडियल वेक्टर आर वेक्टर, ये तो हमारा वेक्टर हो गया, इन दोनों का गुणनफल, सदिश गुणन। ठीक, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये, दो सदिश हैं जिस थीटा कोण पे हैं, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वेक्टर आइडियल इनटू वेक्टर सदिश वेक्टर, जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं, स्थिति सदिश, तो ये होता। जैसे हम लोग आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा है। ठीक, तो उसमें हम पोजीशन वेक्टर, ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर आर है। तो आई और डीएल क्रॉस को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई डीएल आर साइन थीटा। इसका मैग्नीट्यूड यही हुआ। तो हमारा एक वेक्टर ये हो गया। तो जहाँ पे एन कैप की बात हुई, तो एन कैप जो हुआ, भाई देखिए जो थर्ड चीज़ आती है, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो एक सदिश राशि आती है। तो सदिश राशि हमें क्या मिलती है, डीबी। डीबी एक सदिश राशि, यही ना हमको निकालना। तो एक पोजीशन वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर हुआ, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ही तो एक सदिश राशि आएगी। हमें सदिश राशि लिखना, तो एक वेक्टर आइडियल हो गया, दूसरा हो गया पोजीशन वेक्टर। ये तो हमारी सदिश राशि होगी। दूसरी चीज़ इसी का परिमाण, तो परिमाण हो जाएगा आइडियल आर साइन थीटा। यही ना होता है दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट। आई डिफिनीशन तो यही है ना, ए बी साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो हम एन कैप अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे ना, ए बी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे एन कैप लिखा होगा। ठीक, तो इस चीज़ को, आगे वाली चीज़ को मिटा दें ये। अब एन कैप की जो वैल्यू होती है वो वहाँ पे रख दिया जाए तो जो वेक्टर फॉर्म में निकल के आएगा, आइडियल साइन थीटा यहाँ रख दिया जाए। एन कैप की वैल्यू है तो आइडियल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, मतलब स्थिति सदिश वेक्टर, आइडियल यहाँ पे तो आर स्क्वायर भी, आर साइन थीटा, तो साइन थीटा आइडियल कट जाएगा, बचेगा म्यू नॉट 4 पाई आई रियल वेक्टर आर वेक्टर, और आर स्क्वायर है आर, एक आर ऊपर आया इसलिए एक आर नीचे आ गया। ये इसका वेक्टर फॉर्म है।
इस वेक्टर इसकी डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होती है। इसका मतलब है कि जो उसकी दिशा होती है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला दिया है, उसकी जो डायरेक्शन होती है ये वेक्टर और ये वेक्टर रखने वाले तल के क्या होती है, लंबवत होती है, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से ही ये आती है। क्रॉस प्रोडक्ट ये सदिश राशि देता है जिसकी डायरेक्शन इन दोनों की क्या होती है, लंबवत होती है। यहाँ पे जो एन कैप हो इसकी डायरेक्शन में क्या है, एकांक सदिश, ठीक है ना। जितने अक्षीय वेक्टर होते हैं सब जो है यही होते हैं। जैसे बल आघूर्ण है तो फोर्स और पोजीशन वेक्टर का वो सदिश गुणन होता है, तो एक थर्ड राशि भी सदिश राशि आती है जो क्या दिखाती है, बल आघूर्ण की डायरेक्शन, जो दोनों के क्या होता है, लंबवत होता है। इसीलिए जो राशि निकल के आती है वो इन दोनों के क्या होती है, लंबवत होती है। तो इन दोनों के लंबवत तल को रखने वाले लंबवत तल में इसकी डायरेक्शन होती है। अभी हम लोग इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है उसके निकालने के नियम के बारे में बात करते हैं। तो हालांकि कई नियम होते हैं इसको निकालने के, ठीक। तो पहले कुछ चीज़ें हैं इनके बारे में लिख लेते हैं। तो ये इसका जो है वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक। ये या आप इस रूप में लिखिए या इस रूप में लिखिए। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये चीज़ आई ना, DL/R, इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो एक सदिश राशि ये आता है और उसकी डायरेक्शन दोनों के लंबवत होती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वेक्टर फॉर्म में था, ये धारा अवयव क्या कहते हैं उसके बारे में था, ये एक सदिश राशि मिलता है। चलिए मिटा दिया जाए इसको। और देखिए यहाँ पर जो है म्यू नॉट का मात्रक हमने लिख दिया था एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। असल में बी के 3 मात्रक होते थे, एक न्यूटन एम्पियर मीटर बटे एक टेस्ला होता था और एक गॉस होता था और एक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता था। तो इसी तरह से म्यू नॉट के भी 3 मात्रक होंगे। यहाँ से अगर हम म्यू नॉट का मात्रक निकालें तो जानते हैं अभी हम मैग्नीट्यूड का ही ज़्यादा प्रयोग है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चलिए यहाँ से अभी हम कुछ रिजल्ट लिखते हैं, वहाँ से इसका मात्रक निकालेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अच्छा यहीं से देख लेते हैं। तो यहाँ पे म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो म्यू नॉट का मात्रक तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो यहाँ हो जाएगा dB का मात्रक, आर स्क्वायर का मात्रक, उधर से साइन थीटा का तो एक नंबर है, उसकी वैल्यू जो भी आती है नंबर में आती है, आइडियल का मात्रक। चलिए इसका मात्रक जो भी रखेंगे उसके हिसाब से आएगा। जैसे हम पहले रखते हैं इसका मात्रक न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर।
ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक, आई का एम्पियर होता है, एम्पियर, डीएल का होता है मीटर की लेंथ। तो देखिए ये दोनों और ये दोनों मिलके ये खत्म हो गया, आ गया न्यूटन बटे एम्पियर। अगर इसका मान हम टेस्ला रखते हैं तो एक मात्रक हो गया, दूसरा मात्रक ये है, मान लीजिए पहला ये हो गया। अगर दूसरे मात्रक की बात करें तो वहाँ पे अगर हम टेस्ला रखते हैं टी हो, टी मतलब टेस्ला मीटर स्क्वायर, और ये एम्पियर है और ये मीटर। 1 मीटर कट गया तो हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, पूछता है तीसरा, अगर हम वेबर गॉस लॉ निकाल लेना, म्यू नॉट का हेनरी पर मीटर भी आता है, एक मात्रक भी आगे आएगा, एक मात्रक इसका हेनरी पर मीटर भी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अक्सर पूछता है कि हेनरी पर मीटर किस राशि का है। तो यहाँ पे देखिए डीवी का मात्रक अगर हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर लें, डब्ल्यू को वेबर लिखते हैं, वेबर होता है, तो डब्ल्यू बटे वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका, और गुणे मीटर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एम्पियर गुणे मीटर। तो ये तो कट जाएगा तो हो जाएगा वेबर पर एम्पियर मीटर, ये भी एक मात्रक। तो इसके 3 मात्रक हैं, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक, और म्यू जो है वो निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता। म्यू निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता, मतलब एक चुंबकीय गुण है। म्यू का मान, नॉट का मान हर मीडियम के लिए क्या 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 होगा, अलग होगा, कुछ के लिए कम होगा, कुछ के लिए ज़्यादा होगा। मतलब कोई ऐसा मीडियम होगा जो चुंबकीय छेद रेखाओं को पार करने देगा, कुछ होगा नहीं पार करने देगा। कुछ के लिए म्यू मैक्सिमम होता है, कुछ के लिए म्यू न्यूनतम होता है, निर्वात के लिए सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये था म्यू नॉट का मात्रक जो 3 है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर और वेबर पर एम्पियर मीटर। तो इसे याद रखिएगा। एक इसका मात्रक हेनरी पर मीटर भी होता है, तो वो आगे आएगा जब हम अगला 5वां 6वां लेसन पढ़ेंगे। अभी तो 4था पढ़ रहे हैं, इसके बाद 5वां 6वां आएगा तो उसमें है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा दिया जाए इसको। अब ये है कि इसके लॉ के बारे में आप कुछ चीज़ें यहाँ पे केस स्पेशल देख सकते हैं। इसे केस फर्स्ट है कि यदि
थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री है, मतलब 0 हो या 180, यानी कि पॉइंट जो होता है धारावाही चालक के आगे या पीछे, अर्थात बिंदु चालक में धारा की सीध में आगे या पीछे हो, अर्थात जो बिंदु है चालक के, मतलब धारा के सीध में चालक के आगे या पीछे, बिंदु धारा के सीध में चालक के आगे या पीछे, आगे या पीछे, मतलब ये जैसे कि ये है करंट जा रहा है तो पॉइंट P यहाँ हो या यहाँ होगा थीटा 0 और यहाँ होगा तो थीटा 180। ठीक, तो जब करंट के डायरेक्शन में पॉइंट रखा हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी, dV क्या हो जाएगा, 0। दूसरा केस है 90 डिग्री का, यदि क्या हो थीटा हो जाए 90 डिग्री, थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, अर्थात बिंदु चालक के लंबवत हो, अर्थात बिंदु क्या हो चालक के लंबवत, तो dV मैक्सिमम हो जाता है म्यू0 4 पाई आइडियल, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है 1, यहाँ पे साइन 0 का मान 0, साइन 180 का मान। तो इसकी दिशा की बात करें तो इसकी दिशा जो होती है तो धारा अवयव की जो डायरेक्शन होती है, आइडियल की डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर, यानी कि चालक खंड से बिंदु तक की दूरी, यानी कि बिंदु जहाँ पे है, यानी कि धारा अवयव यानी चालक और बिंदु को रखने वाले तल के लंबवत तल में होती, ये कह लीजिए कि ये इसकी दिशा जब भी होगी बिंदु और धारा अवयव चालक को रखने वाले तल के लंबवत तल में होती, यानी कि यह क्षेत्र जो है चालक तथा बिंदु को रखने वाले तल के लंबवत तल में होता है। मतलब इस क्षेत्र की जो दिशा की बात करें, इस क्षेत्र की दिशा चालक तथा बिंदु यानी जो बिंदु P को रखने वाले तल के लंबवत तल में होती है। अब इसकी दिशा ज्ञात करने का नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कई नियम होते हैं। तो हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। अब एक तो है दाहिने हाथ के हथेली का नियम है, ठीक है। पहला है
दाहिने हाथ के हथेली का नियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक से निकाल दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम में पहला है दाहिने हाथ के हथेली का नियम। तो दाहिने हाथ के हथेली का। तो चलिए दाहिने हाथ के हथेली का नियम में क्या है उसको लिख लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार लिखेंगे, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में, यदि दाएं हाथ का अंगूठा किधर हो, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, अंगुलियां किधर हो, अंगुलियां उधर होनी चाहिए जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, की दिशा ज्ञात करनी है। अंगुलियां उस बिंदु की ओर हो जहाँ पे हमें उसकी दिशा ज्ञात करनी है, ठीक ना। तथा शेष अंगुलियां उस बिंदु की ओर हो जहाँ क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, ज्ञात करना है। तो हथेली की दिशा, जो हथेली का फेस होगा, तो हथेली क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। तो हथेली की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। ये बड़ा सिंपल है। जैसे कि ये है दाहिने हाथ के हथेली का नियम है, तो अंगूठा को धारा की दिशा में रखेंगे और शेष चारों उंगलियों को उस पॉइंट की तरफ इंगित करेंगे जहां हमको ज्ञात करना है। तो हथेली जिस डायरेक्शन में जाएगी वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट मान लीजिए इधर बह रही थी, एक पॉइंट P इधर लीजिए, एक पॉइंट Q इधर लीजिए। अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होता है। हालांकि सीधे धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो वृत्ताकार होती है, और वृत्ताकार धाराओं के लिए चुंबकीय क्षेत्र जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं उसके तल पे। हालांकि ये चीज़ हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक। तो इस पॉइंट पे अगर हमको निकालना और इस पॉइंट पे निकालना, तो देखिए अंगूठे को क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में रखना है। अंगुलियां कहाँ रखना है, उस पॉइंट की तरफ, वहाँ रखिए। हथेली किधर है, अंदर की ओर है।
देखिए अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, चारों उंगलियां पी की दिशा में, पी की ओर है, हथेली की डायरेक्शन क्या अंदर। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है। देखिए कागज के तल में भीतर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्रॉस से, अभी हम लिखवा देंगे नोट में, और कागज तल पर बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डॉट से दिखाते हैं। क्रॉस से अंदर की ओर और डॉट से बाहर की ओर। क्रॉस मतलब होता अंदर और डॉट मतलब होता है बाहर की ओर। कभी कभी धारा को भी ऐसा लगेगा कि धारा तल कागज तल में अंदर की ओर जा रही है तो क्रॉस से, बाहर की ओर आ रही है तो डॉट से। कभी दिखाएंगे। चलिए इस पॉइंट की बात करें तो देखिए अंगूठे को रखिए धारा की दिशा में, चारों उंगलियां उस पॉइंट की तरफ रखेंगे जहां को ज्ञात करना। हथेली इधर है तो यहाँ पे करंट जो होगी बाहर, यहाँ पे बाहर होगी और यहाँ पे अंदर होगी। ठीक, तो इस तरह से निकालेंगे। देखिए अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, शेष अंगुलियां वहाँ जहाँ ज्ञात करना है, और हथेली का फेस जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, वो हमेशा इस पॉइंट और इसके लंबवत होता है। लंबवत अंदर, लंबवत बाहर। ठीक, एक है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम जो ज़्यादा अच्छा है, उसे फोर्स भी कोई भी निकाल सकते हैं। वो फोर्स निकालने के लिए भी ज्ञात किया जाता है और डायरेक्शन भी निकालने के लिए ज्ञात किया जाता है। सीधी धाराओं के लिए, वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिने हाथ के अंगूठा का नियम। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये सीधी धाराओं के लिए, तो दोनों के लिए देख लेते हैं। तो दूसरा होगा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, सीधे धाराओं के लिए, धाराओं तो देखिए दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम सिंपल है कि अगर एक कोई सीधा धारावाही चालक तार है और उसमें करंट सीधे बह रही है तो क्या करेंगे कि उसको हम ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे अंगूठा को हम लोग धारा के दिशा में रखेंगे। अंगूठे को किस में रखेंगे, धारा के डायरेक्शन में, ऐसे इसको हम पकड़ लेंगे। इसमें करंट बह रही है तो अंगूठा धारा की दिशा में, और अंगुलियों के मुड़ने की जो डायरेक्शन होगी, अंगुलियों के मुड़ने की डायरेक्शन होगी, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो अगर किसी तार में सीधे धारावाही चालक तार है तो उसमें जो क्षेत्र रेखाएं एक वृत्ताकार होती हैं, कर्ल टाइप के होती हैं, संकेंद्रीय होती हैं, इस तरह से, ऐसे ऐसे। ठीक, तो अंगूठा धारा की दिशा में और शेष अंगुलियां के मुड़ने की दिशा जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक, तो अभी लिख लेते हैं तो वहाँ बता दे रहे हैं, लिखेंगे इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ का अंगूठा और शेष अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और उंगलियां परस्पर लंबवत हों। परस्पर क्या हो,
लंबवत, है ना, ऐसे से फैला देंगे। तो अगर अंगूठा धारा की दिशा में हो तो यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो अंगुलियों के कर्लिंग, अंगुलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय छेद रेखाओं की दिशा अथवा चुंबकीय छेद की दिशा प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं अथवा चुंबकीय छेद की दिशा व्यक्त करती है। ठीक, इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ का अंगूठा और शेष अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और अंगुलियां परस्पर लंबवत, ये बात लिखें या ना लिखें लेकिन यहाँ से लिखना है। यदि दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में हो तो शेष अंगुलियों के मोड़ने की दिशा चुंबकीय छेद रेखाओं अथवा चुंबकीय छेद की दिशा व्यक्त करती है। ठीक, होती है। हमने बता दिया कि यह सीधे धारावाही चालक तार है और इसमें करंट बह रही है, तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में और उंगलियों के मुड़ने की डायरेक्शन क्या कहलाते हैं? चुंबकीय छेद रेखाओं की डायरेक्शन होती है या चुंबकीय छेद की दिशा की डायरेक्शन। जैसे इसी बात करें कि ये सीधा धारावाही चालक तार है, इसमें करंट बह रही है और इस पॉइंट पे हमें चुंबकीय छेद की दिशा ज्ञात करनी है, तो क्या करें? वही है, हथेली वाला ही नियम है, थोड़ा सा चेंज है। अब क्या है, इस तार को अंगूठा करंट की डायरेक्शन में करिए और इस तार को पकड़ने की कोशिश करिए, यानी इस उंगलियों को कर्ल करिए। देखिए यहाँ पे करके ऐसे कर्ल करेंगे ऐसे, तो यहाँ अंदर की ओर जा रही है। और ये यहाँ की बात करें, देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे बाहर आ रही है, यहाँ पे अंदर और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर, ये ऐसे बाहर, तो यहाँ पे अंदर हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक। क्रॉस कागज तल में चुंबकीय छेद को अंदर की ओर और डॉट का मतलब है कि चुंबकीय छेद कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, अब उसी में क्या है, वृत्तीय धाराओं के लिए, जैसे इसी में हम ले लेते हैं, तीसरा है जो भी है वृत्तीय धाराओं के लिए। वृत्तीय धाराओं के लिए चुंबकीय छेद की दिशा, वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने
हाथ के अंगूठे का ठीक। तो इसमें क्या है कि वृत्तीय धाराओं के लिए क्या होता है कि दाहिने हाथ की अंगुलियां जो होती हैं कि मुड़ने की दिशा जो है धाराओं की दिशा में, मतलब दाहिने हाथ की अंगुलियां अगर धाराओं की दिशा में मुड़े, वृत्तीय धाराओं की दिशा में मुड़े, तो अंगूठे की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो यदि लिखेंगे कि यदि दाहिने हाथ की अंगुलियां धाराओं की दिशा में मुड़े, अंगुलियों को वृत्तीय धाराओं की दिशा में मोड़ें, तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करता है। उसी का उल्टा, अब जैसे करंट अगर ऐसे बह रही हो, तो क्या है, उंगलियों को मतलब तो लंबवत फैलाएंगे, उंगलियों को इनकी डायरेक्शन में मोड़ेंगे ऐसे, वृत्तीय धाराओं के डायरेक्शन में क्या है, मोड़ेंगे ऐसे। अंगूठा की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की होती है, हाथ लगाते हैं। अगर उसकी ऐसे, अगर धाराओं की डायरेक्शन ऐसे है तो ऐसे देखिए, उंगलियों को धाराओं की डायरेक्शन में ऐसे मोड़ेंगे। देखिए अंगूठा अंदर जा रहा है तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस, और यहाँ पे डॉट हो जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ पे करें, यहाँ चूंकि क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर होगी और यहाँ अंदर की ओर होगी, ठीक है। उसी तरह से मैक्सवेल का पेच स्क्रू नियम है, या पेच का नियम है, स्क्रू पेच का जो नियम होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का जो पेच का नियम कहता है। पेच का मतलब यह होता है कि अगर पेच जो है वो धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा हो, धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा हो, तो उसके घूमने की जो डायरेक्शन होती है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। यानी इसको हम घुमाते हैं और ये आगे बढ़ रहा हो, अगर धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा हो तो ये घुमाने की जो डायरेक्शन होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, या क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन होती है। तो अगर ये अंदर बह चल रहा है तो ऐसे होगी, और अगर पीछे आ रहा है तो ऐसे होगी, ठीक। तो पेच का नियम कोई वो नहीं है लिखने का, किताब में दिया होगा कि पेच के आगे बढ़ने की डायरेक्शन या पीछे बढ़ने की डायरेक्शन अगर धारा की डायरेक्शन होगी, यानी धारा की डायरेक्शन में अगर पेच आगे पीछे बढ़ता है तो उसके घुमाने की जो डायरेक्शन होगी पेच को इस तरह करने से या ऐसे ऐसे करने से, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक। एक तैरने का भी नियम रहता है जिसको हम लोग स्नो के नाम से जानते हैं। जैसे कोई तार हो, इसमें करंट ऐसे बह रही है,
अगर चुंबकी सुई ऐसे कोई चुंबकी सुई रखी हो जिसका यस इस साइड हो यन इस साइड हो, ऐसे, और उसके ऊपर कोई करंट या उसके नीचे रखी हो करंट ऐसे जा रही है, यानी एस एन करंट की डायरेक्शन क्या हो, यस से एन की हो, करंट की डायरेक्शन क्या हो, यस से एन की ओर हो, यस नो, ओ का मतलब होता ओवर, अगर उसके ऊपर कोई करंट ऐसे बह रही हो, करंट तार रख दिया गया, ठीक है ना, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो किस साइड में होता है, वेस्ट डायरेक्शन में होता है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट, यानी कि लेफ्ट, यानी कि ये इधर शिफ्ट कर जाएगी लेफ्ट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट में वेस्ट पड़ता है पश्चिम, और इधर क्या पड़ता है, पूर्व पड़ता है, इधर मतलब है इधर, तो अगर वही करंट की डायरेक्शन पलट दें तो ये इधर आ जाएगी, ठीक, तो ये स्नो रूल है, यानी कि तैरने का नियम, एम्पियर, इसको हम लोग एम्पियर का तैरने का नियम है, जैसे अगर हम तैर रहे हैं पानी में और करंट हमारे पैर से प्रवेश कर रही है और निकल रही है सर से, ऐसे तैर रहे हैं, हमारा ये लेफ्ट है राइट, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी जो चुंबकीय सुई का यंत्र जो होता है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है, इधर बाएं साइड, यानी कि उस करंट के वजह से जो क्षेत्र होगा वो बाएं साइड ऐसे होगा, यानी कि जैसे ये है, ये जैसे पैर हुआ और ये सिर हुआ, करंट ऐसे प्रवेश कर रही है, तो जो मैग्नेटिक नीडल का यंत्र सिरा होता है वो ऐसे लेफ्ट यानी कि पश्चिम दिशा में शिफ्ट कर जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है, तो ऐसे डिफ्लेक्ट करना मतलब है कि जो क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन होगी ऐसे हो, ऐसे, अगर यही करंट इधर है तो ऐसे हो जाएगा, तो ये स्नो रोल होता है, ठीक, तो स्नो रोल है, पेच का नियम है, दाहिने हाथ के पेच का नियम भी होता है, क्योंकि उसको हम दाहिने हाथ से ही घुमाते हैं, बाएं हाथ से नहीं, दाहिने हाथ का पेच का नियम होता है, तो उसको मैक्सवेल स्क्रू नियम भी कहा जाता है, मैक्सवेल का क्या कहा जाता है, दक्षिणावर्त पेच नियम कह लीजिए या दाहिने हाथ के पेच का नियम कह लीजिए, तो पेच के आगे बढ़ने की डायरेक्शन अगर धारा की दिशा हो तो उसके घुमाने की जो डायरेक्शन होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, आगे बढ़ने पे इस तरह से, पीछे आने पर इस तरह से, ठीक, के आगे पीछे बढ़ने की डायरेक्शन धारा ले लीजिए और उसके घुमाने की जो डायरेक्शन है वो ले लीजिए क्या, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, तो जब स्क्रू बंद होता है तो आगे बढ़ता है, इसका मतलब है कि आप दाहिना दक्षिणावर्त उसको घुमाते हैं तो बंद होता है, ठीक, इसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन आगे की होगी वो इस डायरेक्शन दाहिने दक्षिणावर्त होगा, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, उसी बार जब उस पीछे को उसको उल्टा घुमाएंगे, पीछे यानी करंट की डायरेक्शन बदल देंगे तो वो वामा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक, और एक है वृत्तीय धाराओं के लिए, तो वो दाहिने हाथ का जो नियम होता है अंगूठे का उसका जस्ट उल्टा है, अगर करंट ये लेंगे तो ये वाली चीज़ क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अगर करंट इस डायरेक्शन में लेंगे यानी अंगुलियों के डायरेक्शन में तो ये क्षेत्र की दिशा बताएगी, ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर बस हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने पढ़ा जो है वो बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा, जो धारावाही चालक का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने का फार्मूला दिया, जो एक समान अल्पांश के लिए ही लागू होता है, जहाँ पूरे तार के लिए निकालना है तो उसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा
सुटेबल लिमिट के हिसाब से। और हमने धारा अवयव के बारे में जाना कि उस धारावाही चालक खंड जो डीएल है और उसमें बहने वाली धारा का जो गुणनफल है वो धारा अवयव होता है, जिसकी दिशा धारा की दिशा होती है, एक वेक्टर राशि होती है। और हम लोगों ने जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके डायरेक्शन निकालने के नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम, अंगूठे का नाम, पेज का नियम, स्नो नियम जो एम्पियर का तैरने का नियम आदि पढ़ा कि कैसे हम लोग उस क्षेत्र की डायरेक्शन पता करेंगे। और परिमाण निकालने के लिए तो बायोसोर्ट का नियम है ही है। फिर बायोसोर्ट का नियम का हम लोगों ने वेक्टर रूप देखा। तो आज के वीडियो लेक्चर में यही सब था। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।